जय हिंद दोस्तों, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या विचार रखते हैं। देखिए, किसी भी इंसान के बारे में एक विचार जो है वो रखना और ये कहना कि क्योंकि ये इंसान ये काम गलत कर रहा है इसलिए इसके बाकी सारे के सारे अच्छे काम भी मैं रिजेक्ट करता हूं, या फिर कोई एक आदमी ये काम अच्छा कर रहा है इसलिए मैं इसके सारे बुरे काम रिजेक्ट करता हूं, ऐसा खासकर एक पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं सोच सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी की पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उस इंसान के अच्छे कामों के ऊपर ज्यादा नजर रखनी पड़ती है और बुरे कामों के ऊपर कहीं ना, मतलब अच्छे कामों को अलग रख के तोलना होता है, बुरे कामों को अलग रख के तोलना होता है। और अगर दोनों के बीच में कनेक्ट हो रहा हो, लिंक बन रहा हो, तो वो लिंक बनाए रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान को जब बहुत सारे काम करने होते हैं तो उसके अच्छे कामों को अलग से तौलकर अच्छा एनालाइज करके उसको रखा जाएगा और उसके बारे में वहां मार्क्स दिए जाएंगे, और जहां वो इंसान बुरा काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो वहां पर उसके हिसाब से एनालिसिस किया जाएगा। जैसे अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने जिस समय पर इंडिया को संभाला उस समय पर हालात बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, बच्चा नया नया पैदा होता है, उसे कुछ समझ नहीं होती, उसे सिर्फ और सिर्फ भूख लगेगी रो पड़ेगा, दर्द होगा रो पड़ेगा, हंस पड़ेगा, या इस तरीके के काम करने होते हैं जब तक कि वो 14-15 साल का नहीं हो जाता, जब तक उसमें समझ विकसित होने नहीं लग जाती। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म अगर देखा जाए तो भविष्य की नींव रखने के लिए जो उन्होंने काम किया बहुत अच्छा था, लेकिन विदेश नीति के मामले में जवाहरलाल नेहरू और खासकर चीन के मामले में जवाहरलाल नेहरू काफी हद तक फेल साबित हुए, या यूं कहें विफल साबित हुए। तो ऐसे में यूं कहना कि जवाहरलाल नेहरू आउटवर्डली रिजेक्ट हो गए और नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ही वो जवाहरलाल नेहरू या तो आउटवर्डली रिजेक्ट किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने देश का बंटाधार कर दिया, या जवाहरलाल नेहरू को 100 में से 100 नंबर देंगे, तो ऐसा नहीं है। विदेश नीति के मामले में उनको नंबर कम मिलेंगे, देश की नीति या डेवलपमेंट के नाम पर या एज अ स्टेट्समैन उनको नंबर ज्यादा मिलेंगे। वही हाल आज के दिन नरेंद्र मोदी सरकार का है। नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर हम 1 लाख क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि इनके टाइम पर पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, खाने की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 10% के आसपास ये बढ़ गई, वीट एक्सपोर्ट से लेकर जितने भी कहानियां हैं, सारे मामलों के अंदर हम मोदी सरकार की बुराइयां अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं, या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन को अगर आगे बढ़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर विदेश नीति के फ्रंट पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने आज तक जितनी ज्यादा, हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने जितना ज्यादा अच्छे लेवल पर देश के मामले में विदेश नीति के मामले में काम किया है, मेरी नजर में इस लेवल पर जाकर, इस एक्सटेंट तक जाकर, इस डायमेंशन को क्लियर करते हुए किसी भी सरकार ने आज तक इतना अच्छा या इस लेवल पर काम नहीं किया है। इसका बेस्ट एग्जांपल नरेंद्र मोदी का, जो इस टाइम पर आज नेपाल दौरा है, लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वहां का दौरा है, और बुद्धा डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना को, जिसे कहते हैं ना, नेपाल से लात मार के बाहर निकालने का, या यूं कहें चाइना के सारे प्लान फेल करने का एक बहुत बड़ा प्लान है। ये प्लान है क्या, किस तरीके से है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चीन को पछाड़ दिया, पटखनी दी, और यूं कहें कि पूरे का पूरा प्लान फेल कर दिया, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए NCERT के कंसेप्ट जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन बेसिक कंसेप्ट्स को आपको हर हालत में तैयार करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें जनरल स्टडीज के पेपर को पूछा जा रहा है वो आपसे पूछे जाएं और आपको आना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चों के ये बेसिक कंसेप्ट ही मजबूत नहीं होते, रट्टा मार के या कैसे भी करके पास हो रखे होते हैं, और यही कारण होता है कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं तो GS की वजह से फेल हो जाते हैं। UPSC में तो फिर भूल ही जाइए, बिना NCERT पढ़े या बिना इस लेवल की प्रिपरेशन किए। इसीलिए हम लोगों ने आपको आपका
अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। मंडे से कंसेप्टर बैच लॉन्च हुआ है, पिछले मंडे से अभी कुछ क्लासेस हुई हैं। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की गई है। फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर मंथ है, जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़े से फाइनेंशियल बर्डन को झेल के हमारे साथ जुड़ सकता है और यूपीएससी के बेसिक कांसेप्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। पीटी की आपकी इसको देख के तैयारी बहुत जबरदस्त होगी, ये मेरा वादा रहा। और रही बात दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9911119407 नंबर पर कॉल करें या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी जो ऐप है स्टडी टेबल, इसे डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी हमारे से जुड़ें ताकि आपको बेटर तैयारी करने का मौका मिले। अब आ जाते हैं दोस्तों नेपाल के ऊपर। नेपाल का दौरा है तो सबसे पहले नेपाल की लोकेशन को अगर देख लेंगे तो यहां आपको साफ शब्दों में दिखाई दे जाएगा कि भाई नेपाल भारत और चीन के बीच में, भाई ये एक्चुअली पता है क्या है, ये इलाका जो है ये इंडिया का है, गलती से मैप लेना पड़ गया, ठीक है। अब ये इलाका इंडिया का है, मैं पहले दावा कर दूं। और दूसरी बात, ये नीला मतलब सरदर्द है, पाकिस्तान के जबड़े में है। वैसे भी पाकिस्तान कुत्ते जैसा शहर देश नजर आता है तो उसको आप देख सकते हैं। इंडिया और चाइना, दो बड़े देशों के बीच में यहां जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां नेपाल है। लगभग 5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन, छोटा सा एक देश जो कि दो बड़े देशों के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है। बफर स्टेट का मतलब यह है कि दो बड़े देशों के बीच में एक ऐसा इलाका, ना उनका ना इनका, ये अपने आप में स्वतंत्र है। अब ऐसे में अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर इसको हम अच्छे लेवल पर भी देखें तो बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ यहां पर ये एक और छोटा देश है भूटान, जिसकी लगभग कुछ लाख के करीब की पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, पहाड़ी देश है। लेकिन दो देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में बफर का काम भूटान भी कर रहा है। अगर आप इसे और क्लियर वर्ड्स में देखना चाहें तो ये दो देश आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। इंडिया और नेपाल के रिलेशन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे दो भाइयों के रिलेशंस होते हैं। खट्टा मीठा तो देखो थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन बहुत लाजवाब रिलेशंस हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहने वाले। और हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी भाषा काफी हद तक, यहां तक कि मेरे को इतना पता, जो जहां तक मुझे पता है कि भाई वहां पर भी देवनागरी लिपि ही लिखी जाती है जो इंडिया के अंदर हमारी हिंदी भाषा के अंदर है। अब यहां अगर आप देखें तो बॉर्डर वाइज अगर आप देखें तो 5 स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के 5 स्टेट्स जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कल्चर से लेकर, रिलीजन से लेकर एक एक चीज हम दोनों की शेयर होती है। भाई गौतम बुद्ध भारत के अंदर ज्यादातर रहे, लेकिन उस टाइम भारत और नेपाल कुछ था ही नहीं यार। लेकिन लुम्बिनी विलेज जो इस समय पर है वो नेपाल के अंदर है। नेपाल और भारत यहां पर भी जुड़ते हैं। इसी तरीके से सीता माता जो है जनकपुर, अयोध्या, सीता माता जनकपुर से थी। जनकपुर कहां है, क्या नाम है, नेपाल के अंदर है। तो यहां तक कि अगर हम देखें तो एंशिएंट पीरियड से लेकर अब तक यहां मोटे तौर पर देखा जाए तो नेपाल और इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल ऐसे हैं जो एक दूसरे से कहीं ज्यादा घनिष्ठ हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दो भाई हैं तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होगा भी होगा। तो भाई हो गया 2 डिस्प्यूट्स मोटे तौर पर अगर देखा जाए। सबसे पहले लिम्पियाधुरा, काला पानी। भाई इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है क्योंकि काली नदी जो है उसके बॉर्डर को देखा जाए। नेपाल कहता है ना भाई, ये जो यहां लिम्पियाधुरा से जो काली नदी की पहली धारा निकलती है हम वहां से मानेंगे। और मजे की बात ये है, ये असलियत में 1815-16 के अंदर जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था और उसमें संगौली की संधि हुई थी, संगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ था और तब से ये चलता आ रहा था। कोई हल्का फुल्का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी क्या, एक रीजन बनाने की वजह से थोड़ा बहुत हो जाए सो हो जाए, वरना दोनों देशों के बीच में किसी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। बस ये है कि चाइना के डोमिनेंस वाली या चाइना के जिसे कहते हैं कि हाँ इंपैक्ट वाली जो गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर इंडिया से डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए इस इशू को नेपाल के ऑफिशियल बॉर्डर्स के ऊपर या ऑफिशियल पेपर्स पे चढ़वा दिया। और जो केपी शर्मा ओली सरकार थी उसके वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस जो बहुत ज्यादा अच्छे चले आ रहे थे, भाई भाई वाले रिलेशन चले आ रहे थे, वो लगभग बर्बाद होते हुए नजर आया। यूं कहें 2020 के अंदर जब इंडिया ने चाइना के साथ
बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अंदर गलवान वैली के अंदर हमारे 20 सैनिक शहीद हो चुके थे, हालांकि चाइना के भी लगभग 45 के करीब निपटा दिए थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हम चाइना से नेक टू नेक भिड़े हुए थे, आंखों में आंखें डालकर, और किसी भी सिचुएशन में हम लोग एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो सकते थे, ऐसे में नेपाल के अंदर जो केपी शर्मा ओली सरकार थी दोस्तों, उस सरकार ने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और चीन जो है नेपाल को एंटी इंडिया करने में पूरी ताकत लगा चुका था। लेकिन समय बदला और जो भी है, अब ये मामला हालांकि सुलझा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से नेपाल और इंडिया के संबंध खराब नहीं है, ये भी बात मानने वाली है। डिस्कशंस लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, जो भी सिस्टम होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन दूसरा एक इशू और है, और ये है मधेश रीजन। असलियत में ये वो इलाका है जो यूपी और बिहार से लोग जो हैं उस इलाके में जाकर बस गए, या यूं कहें कि यहां पर ये बॉर्डर इलाका वो है जिनकी कल्चर और सब चीजें जो हैं वो काठमांडू और या फिर दूसरे पहाड़ी नेपाल से मिलती जुलती कम है, और बिहार और यूपी से मिलती जुलती ज्यादा है। और हालात यहां तक हैं कि बॉर्डर भी डिसाइडेड नहीं है, एक बॉर्डर पिलर होता है, कई बार वो भी गायब हो जाता है या दिखाई नहीं देता, और लोग एक दूसरे के गांव में, खेतों में या कैसे भी आते हैं, रोटी बेटी का संबंध है। ऐसे में ये जो रीजन है ये इंडिया के फेवर में या इंडिया के तरफ ज्यादा झुकाव रहता है, और नेपाल के अंदर इस चीज का भी एक नेगेटिविटी रहती है कि इस इलाके से पूरे नेपाल की 60% जो इकोनॉमी है वो ड्राइव होती है, और ये पूरा इलाका जो है इसकी पॉपुलेशन कम है। तो इसके मामले में भी जो भी था वो कभी और देखा जाएगा कि असलियत में यहां से भी मामला इस तरीके से है कि नेपाल ने इस पूरे इलाके को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हालांकि मधेश रीजन की इच्छा ये थी कि इन्हें सिंगल सिंगल माना जाए, लेकिन इन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब जो भी है, इंडिया ने इस मामले में भी काफी कुछ कहा, बीच बचाव करने की कोशिश करी, डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए। इसका मतलब यह है इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूट्स जो हैं, भाई भाई का संबंध जो है वो थोड़ा सा खटाई में पड़ता हुआ नजर आया, और उस भाई भाई के संबंध को खटाई में, ज्यादा से ज्यादा खटाई में डालने का काम जो था वो कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली सरकार ने और ज्यादा किया। नतीजा उसका यह रहा कि इंडिया और नेपाल के संबंध काफी ज्यादा निचले स्तर पर आते हुए दिखाई दिए। अब लेकिन यहां हमारी सरकार जो है वो शांत बैठ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल मौजूद है। तो नेपाल को अगर आप इस झंडे के थ्रू देखें तो होना यह चाहिए, 2 भारी भरकम देशों के बीच में नेपाल को एक बैलेंसिंग स्टोन की तरह काम करना पड़ रहा है, और वो भार इतना ज्यादा है कि यहां पर क्रैक आपको नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि 2 रीजनल पावर्स, भाई चाइना अपने आप को सुपर पावर क्लेम कर रहा है, तो इंडिया भी साउथ एशिया की एक रीजनल पावर है, और चाइना को किसी भी तरीके से इस साउथ एशिया के इलाके के अंदर क्लियर वर्ड्स में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने नहीं देगा। और यही एक रीजन है कि इन दोनों के बीच में नेपाल के ऊपर दबाव है कि दोनों को बैलेंस कैसा करे। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इस बैलेंस को मेंटेन करने की डिप्लोमेसी में प्रॉब्लम यहां पर यह आई कि नेपाल के अंदर 2 तरीके की पार्टियां डेवलप हो गई। एक पार्टी वो है जो सीधे सीधे तौर पर इंडिया के एंटी है और खुले तौर पर चाइना की गोद में खेलती है, जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी। केपी शर्मा ओली उसके अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि प्रचंड और दूसरे जो वहां के नेता हैं जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो चाइना के इतने करीब नहीं हैं जितने के केपी शर्मा ओली रहे, और उन्होंने, और जो बाकी दूसरे देवबा वगैरह जितने भी, प्रचंड वगैरह जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंस बनाए रखने के तौर पर आगे प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन केपी शर्मा ओली सरकार ने उस पूरे के पूरे सिस्टम को उठाकर, या पूरे के पूरे नेपाल को उठाकर चाइना की गोद में बिठाने का पूरा प्लान बना लिया था। अब हुआ यह मामला कि जब पूरा प्लान बना लिया था तो क्या, और ऐसे में चाइना ने इंडिया के अंदर, चाइना ने नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की भी तैयारी शुरू कर दी। देखो दोस्तों, इंडिया और नेपाल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंडिया और नेपाल एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यहां तक कि रोटी बेटी का संबंध है, यहां तक कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर नेपाल और इंडिया के रिलेशंस बहुत
अच्छे रहे हैं, वहां की एक बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में कमाने आती है और इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन नेपाल घूमने जब जाती है तो बिल्कुल इस फॉर्म में जाती है जैसे अपने भाई का घर हो और वहां आराम से घूमने चले गए। एक बड़ी पॉपुलेशन काठमांडू से लेकर नेपाल के दूसरे इलाकों में घूमने जाती है और नेपाल की बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कमाने आती है। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक और दूसरे संबंध रहे हैं, लेकिन इन संबंधों को खटाई में डालने और नेपाल के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, और देखो इकोनॉमिक रिलेशंस भाई, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पकड़ अपने मतियन की माला टाइप की बात है कि अगर मेरे पेट में दाना नहीं है या यूं कहें मुझे भूख लग रही है और मेरे को ये कोई कहे कि भाई तू भजन कर, तो भजन नहीं होंगे, पहले मुझे खाना मिलेगा तो भजन करने की सोचूंगा। ये नॉर्मली एक इंसान का बिहेवियर होता है और नेपाल को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वही एक प्रकार की रिक्वायरमेंट थी। मैं यूं नहीं कहूंगा भूख है, कोई भी नेपाली भाई, क्योंकि नेपाल के अंदर मेरे काफी सारे फॉलोअर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे नेपाली भाई इस चीज को गलत ना लेके जाएं, कोई भूख नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक इच्छा थी जो नेपाल को वहां दिखाई दे रही थी। लेकिन इंडिया इकोनॉमिक मैटर्स में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि चाइना के जो कॉफर्स यानी तिजोरियां जबरदस्त भरी हुई हैं, उन तिजोरियों के बराबर का पैसा नेपाल के अंदर खर्च करके नेपाल के अंदर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाए और पूरी ताकत के साथ नेपाल को कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाने की कोशिश करे। यहां पर चाइना बाजी जीतता हुआ नजर आया और चाइना ने अनप्रोडक्टिव से प्रोजेक्ट्स जो थे उनके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया और केरुंग से लेकर नेपाल के कुसमा, सिद्धार्थनगर, इधर से रक्सौल और पाटन और जितने भी हैं ये सारे के सारे रोड लिंक के प्रोजेक्ट्स को बनाने की तैयारी करी और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लाए और यहां से इस पूरे के पूरे नेपाल को क्या नाम है लहासा और लहासा को मेनलैंड चाइना से जोड़ने के लिए रेल लिंक डेवलप करने का प्लान बनाया। रोड और रेलवे नेटवर्क और पहाड़ी इलाकों में, कम पॉपुलेशन वाले इलाके में ज्यादा पैसा खर्च करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो वाला पार्ट नहीं था कि वहां क्या कोई भलाई करनी हो या फिर वहां व्यापार करना हो। सवाल वहां व्यापार करने का नहीं था, सवाल वहां भलाई करने का नहीं था, क्योंकि अगर आप देखें तो माओ जेडोंग की तिब्बत 5 फिंगर पॉलिसी में नेपाल भी तिब्बत के हिस्से के रूप में देखा गया है। ऐसे में नेपाल को दोस्त बनाना या नेपाल के फेवर में बात करना चाइना इसको मंजूरी नहीं देगा। वो अभी बगुले भगत की तरह आंख बंद करके आंसू टपका के समर्थन देने की तैयारी में है ताकि कैसे भी करके नेपाल को अपने चंगुल में लाया जा सके और इंडिया के इलाके में या इंडिया के डोमिनेशन वाले इलाके में अपनी इंडिया की पकड़ को कमजोर करके अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। ये मेन बात है, इसे समझिए। यही एक कारण है कि यहां कुरुंग से लेकर जो वो गेरोंग या कुरुंग जो है वहां से लेकर पोखरा, लुम्बिनी और बैरन, भरतपुर, ललितपुर यहां तक के रेल नेटवर्क डेवलप करने की पूरी तैयारी कर ली और यहां तक कि काठमांडू तक तो रेलवे लाने की तैयारी हो चुकी है, प्लान है। और सबसे बड़ी बात ये कि यारी, मागू, कोराला, लारके, लामा बागर और उसके बाद कीमाठांका और ओलान चुंगोला, ये जो इलाके हैं ये असलियत में चाइना के साथ चाइना नेपाल बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स बन चुके हैं। यानी इस इलाके के अंदर चाइना और नेपाल का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। देखो ट्रेड बढ़ता है, भले ही आपके भाई से कैसा भी अच्छा रिलेशन क्यों ना हुआ, लेकिन जिस इंसान के साथ आपका व्यापार है, ट्रेड है, ऐसे में आपके भाई के साथ आपके संबंध भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर उन भाई के साथ आर्थिक संबंध नहीं है, इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है, तो वो जो बाकी दूसरे रिलेशंस हैं वो कंपैरेटिवली कमजोर पड़ने लगते हैं और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो ताकतवर पड़ने शुरू हो जाते हैं। चाइना इसी पॉलिसी पे चल रहा है कि हमारे और मतलब चाइना और नेपाल के इकोनॉमिक रिलेशंस को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर दो और चाइना की जो इकोनॉमी है नेपाल की इकोनॉमी को चाइना पे इतना डिपेंडेंट कर दो कि उसे इंडिया से कोई मतलब ही ना हो। इसके लिए चाइना जो है नेपाल के बहुत सारे स्कूल में चाइनीज सिखा रहा है, नेपाल के साथ रेल और रोड लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है, वहां पर बॉर्डर डेवलपमेंट्स कर रहा है, वहां पर सेती डैम से लेकर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स को डेवलप कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है। हर वो चीज
जो कि नेपाल की डेवलपमेंट में चाहिए होती, वो सारे काम कर रहा है, जिससे नेपाल की इकोनॉमी, नेपाल के लोग, नेपाल के लोगों का जो आर्थिक जीवन है, लाइवलीहुड है, वो चाइना के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाए और इंडिया के ऊपर नेपाल की डिपेंडेंसी कम हो जाए। अगर इंडिया पे नेपाल की डिपेंडेंसी और खासकर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो नेपाल जो है चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा, यानी नेपाल कम से कम चाइना के विरोध पक्ष में नहीं बोलेगा तो कम से कम इंडिया के पक्ष में भी नहीं बोलेगा, और यहां इंडिया के हाथ से, या यूं कहें इंडिया का साथ नेपाल से छूट जाएगा। ये प्लान चल रहा था और इसी प्लान के चलते इंडिया जो है वो काफी दबाव में था। हालांकि इंडिया ने भी नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले भी इस चीज को कर रखा था, लेकिन बाद में भी अगर आप देखें तो इंडिया के साथ नेपाल के जो ट्रेड रूट्स हैं वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ज्यादा इफेक्टिव हैं, कहीं ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एरियाज नेपाल के इंडिया के साथ खुलते हैं और नेपालगंज से लेकर, सिद्धार्थनगर से लेकर, बटवाल से लेकर, बीरगंज, हथौड़ा से लेकर, अताहारी से लेकर सारे इलाके वो हैं जो इंडिया के अंदर खुलते हैं, और कोलकाता पोर्ट नेपाल के एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट स्टिल चाइना की जो डीप पॉकेट्स हैं, चाइना के पास जो पैसे का अथाह अंबार है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के इन रिलेशंस को कमजोर कर रहा है। अब नेपाल का एक डाटा जो कि क्या नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम अभी मुझे थोड़ा सा, गेटवे हाउस की ये रिपोर्ट है, और इस गेटवे हाउस की इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरे, वो अगर आप देखेंगे तो एक तरफ लुम्बिनी प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और काठमांडू के आसपास के इतने सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के साथ वहां पर प्रेजेंट हैं। अब ऐसी सिचुएशन, मतलब नेपाल के अंदर चाइना के प्रेजेंट हैं। यहां अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हालांकि यूनाइटेड किंगडम अभी भी नेपाल में टॉप इन्वेस्टर बना हुआ है, लेकिन चाइना जो है वो इंडिया को पछाड़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, चाइना इंडिया को पछाड़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसे इस ग्राफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ब्लू कलर वाला पार्ट इंडिया का है और रेड कलर वाला पार्ट जो है वो चाइना का है। यानी 2005-2006 में टोटल एफडीआई जो नेपाल के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, उसका 52% इंडिया की तरफ से जा रहा था और 9%, सिर्फ और सिर्फ 9% चाइना की तरफ से था। और वहीं 15-16 में देखा जाए तो चाइना का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 42% इन्वेस्टमेंट नेपाल के अंदर है और इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 13% था। यही एक कारण था कि मोदी जी ने सबसे पहले जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया और पहली विदेश यात्रा नेपाल और भूटान के साथ की। उसके पीछे का रीजन ही ये था, इनसे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री होते थे वो या तो रूस जाते या अमेरिका जाते और सिग्नल ये देते कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे, अभी जो शहबाज शरीफ बने, इनकी भी पहली प्रायोरिटी दिखाई देने के लिए उन्होंने अपना सबसे पहला विदेश दौरा कहां किया, सऊदी अरेबिया में किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विदेश दौरा जो किया वो कहीं ना कहीं अमेरिका किया, लंदन जा रहे हैं और सब जगह पर वो जा रहे हैं इस टाइम पर। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार इंडिया का इन्वेस्टमेंट परसेंटेज वाइज, ना कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाइज भले ही इंडिया ने पिछले काफी टाइम से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के साथ कंपटीशन में इंडिया पीछे रह गया और चाइना ने 9% से 42% पे आ गया और इंडिया जो था 52% से 13% पे आ गया नेपाल के अंदर। जब इतना सारा अमाउंट, इतना सारा एफडीआई दुनिया के किसी भी देश को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करेगा। लेकिन असलियत में चाइना की नेपाल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसके पीछे की इंटेंशन भी थी। देखो, इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशंस क्या हैं, जब तक आप उसे नहीं समझोगे तब तक आपको ऐसी सिचुएशन तब तक आप
उस इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं उठा सकते, या हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपकी गले की जंजीर बन जाए, जैसे कि श्रीलंका का हाल हुआ है। और पड़ोस अगर सुलग रहा हो तो भारत जैसे देश को समस्या आनी ही आनी है, क्योंकि अगर नेपाल सुलगेगा तो उसकी आंच हिंदुस्तान में आएगी, श्रीलंका सुलग रहा है तो उसकी आंच हिंदुस्तान में आ रही है। यही एक कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर नेपाल और श्रीलंका को लेके तो क्या बताएं कि हालात खराब हैं, लेकिन नेपाल को लेकर, नेपाल के हालात जिस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर दूसरी चीज़ों में सिग्नल्स आने लगे हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है नेपाल ने, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नेपाल और नेपाल के जो इकोनॉमिक फ्रंट पर हालात हैं वो कंपैरेटिवली कमज़ोर हो रहे हैं, और वो नेपाल की टेंशन्स को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में इंडियन गवर्नमेंट की टेंशन्स को भी बढ़ा रहे हैं। और यही एक रीज़न है, और ऐसी सिचुएशन में चाइना अपना हाथ खड़े कर चुका है नेपाल, श्रीलंका के मामले में, इवन नेपाल के मामले में भी अपने हाथ खड़े कर चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आप अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और ऐसे में नेपाल अगर समस्या में जा रहा और चाइना अभी भी अपने पुराने वाले प्लान्स को एग्जीक्यूट करके इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहां नेपाल के अंदर मोदी सरकार इस चीज को समझ रही है अच्छे से, तो नो डाउट केपी शर्मा ओली सरकार के जो कुकर्म थे, जो गलत काम थे, जिनकी वजह से नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिसी में उनका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनकी खुद की पार्टी के नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ा, और आज के दिन खुले तौर पर वो बिल्कुल अलग थलग से पड़े हुए नजर आए हैं। और उनके सहयोगी पार्टी के लोगों ने ही आज के दिन देव बहादुर, जो नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा जो हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही विजिट किया है, 3 डे विजिट लास्ट मंथ था, उनकी विजिट के अंदर भी उनकी सरकार को बनने में भी केपी शर्मा ओली के लोगों ने ही सपोर्ट किया। लेकिन अब यहां समझने की कोशिश कीजिए मामला क्या है। मामला यह है कि असलियत में इंडिया ने किया क्या है वो समझिए। इंडिया ने किया है बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी स्टार्ट। ये बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी नेपाल के अंदर कोई नई नहीं है। अगर इस बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को देखें तो इस इंडिया का तो बहुत बाद में नंबर आता है। ये बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी खेलने का जो काम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज इस सारी पॉलिसी को नेपाल में खेल रहे हैं। और लगभग 10-12 साल पहले चाइना भी इस डिप्लोमेसी को खेल रहा था। इन सब ने क्या टारगेट किया? इन सब ने टारगेट किया लुम्बिनी विलेज को, लुम्बिनी गांव, जो नेपाल के अंदर है और जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब गौतम बुद्ध का जन्म जहां हुआ वो लुम्बिनी विलेज है। लेकिन उस लुम्बिनी विलेज को टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म कहां कहां फैला हुआ है, अगर ये समझ लें, और कितनी बड़ी पॉपुलेशन बुद्धिस्टों की है ये समझ लें, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इंडिया क्या चीज मिस कर रहा था वो समझ में आ जाएगी। अगर आप यहां पर देखें तो यहां चाइना के अंदर लगभग 25 करोड़ 47 लाख बुद्धिस्ट हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। थाईलैंड के अंदर 6 करोड़ 61 लाख, म्यांमार के अंदर 4 करोड़ 14 लाख, जापान के अंदर 4 करोड़ 13 लाख, समझे। कनाडा के अंदर जो है कंबोडिया 1 करोड़ से लेकर वियतनाम, श्रीलंका, साउथ कोरिया। सोचकर देखिए, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसके अंदर बड़ी संख्या में इवन ताइवान, मकाओ, जापान, वियतनाम, लाओस, तिब्बत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब देशों के अंदर, मलेशिया तक के देशों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। यानी ये मलेशिया और इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो पूरे का पूरा बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है, डोमिनेटेड रीजन है। जापान से लेकर साउथ कोरिया से लेकर चाइना तक बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट भरे पड़े हैं। अब आप सोच कर देखिए, लगभग 30-35 करोड़ के करीब की एक पॉपुलेशन
30 से 35 करोड़ की पॉपुलेशन, इवन 40 करोड़ की पॉपुलेशन अगर दुनिया में कहीं पर है और वो 40 करोड़ लोगों की आस्था लुम्बिनी विलेज के अंदर है, तो उस 40 करोड़ लोग लुम्बिनी विलेज में ट्रैवल करेंगे तो टूरिज्म कितना बढ़ेगा और इससे डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये सोचकर देखिए। चाइना ने इसे टारगेट किया। चाइना ने कैसे टारगेट किया? चाइना ने 10 साल पहले जो प्लान बनाया वो टारगेट ये किया कि चाइना ने लुम्बिनी विलेज के साथ में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने का प्लान बनाया। $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके लुम्बिनी विलेज के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने का प्लान बनाया। यहां मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी दिखाई देती है। फॉरेन पॉलिसी क्या कि चाइना ने जब वहां प्लान बनाया और बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी समझ में आई कि 40 करोड़ लोग और लगभग 10 बड़े देश जहां पर बुद्धिज्म एक डोमिनेटेड पार्ट में है, कम से कम 8 बड़े देश, अगर इनके साथ और कुछ नहीं एक रिलीजियस रिलेशन भी डेवलप हो जाए, धार्मिक जो संबंध है वो भी स्थापित हो जाएं, उनके आम जनता की जो आम जनता के जो इमोशंस हैं उनको अगर कैश कर लिया जाए तो कम से कम सॉफ्ट पावर की फॉर्म में जो डिप्लोमेसी है वो देश की ताकत को बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी इमोशन को देखते हुए इंडिया ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया और वो था बुद्ध सर्किट टूरिस्ट। अब यहां है क्या मामला बुद्ध सर्किट टूरिस्ट के अंदर कि इंडिया में बुद्ध से रिलेटेड जो भी स्पेसेस मौजूद हैं या जो भी प्लेसेस मौजूद हैं, उन सभी प्लेसेस के अंदर इंडिया के सेक्शंस को डेवलप किया जाए या इंडिया के ट्रेन सेवाएं मौजूद डेवलप की जाएं और उन ट्रेन सेवाओं से इंडिया और नेपाल को जोड़ दिया जाए। यानी कोई भी टूरिस्ट आया वो सबसे पहले लुम्बिनी से शुरू करेगा, श्रावस्ती से लेकर दिल्ली, श्रावस्ती वाराणसी गया से लेकर राजगीर नालंदा से लेकर कुशीनगर तक के पूरे एक सर्किट में घूम जाएगा। यानी एक साथ बुद्ध से जुड़ी जितनी भी बातें हैं या बुद्ध से जुड़े जितने भी प्लेसेस हैं उन सभी प्लेसेस को डेवलप किया जाए, उनके अंदर रोड और ट्रेन को डेवलप किया जाए ताकि फॉरेन टूरिस्ट चाहे वो साउथ कोरिया से आए, जापान से आए, चाइना से आए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस से लेकर कि फिलीपींस वगैरह जहां पर भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मौजूद है वो कहीं से भी आए और आकर इस जगह को टूरिस्ट प्लेस को घूमे। अब एक तो ये बुद्धिस्ट पॉलिसी को लुम्बिनी विलेज, आज नरेंद्र मोदी जी का वहां जाना, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन अगर आप देखेंगे तो मोदी जी का लुम्बिनी विलेज जाना एक तरीके की कल्चरल कनेक्ट को क्रिएट करना है, सांस्कृतिक जो जुड़ाव है उसे बनाना है। अब इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये तो टूरिस्ट सर्किट जो भी है पूरे का पूरा अलग अलग 7-8 दिन का टूर ट्रेन चलेगी, लेकिन साथ में नेपाल के साथ एक और यहां टूरिज्म को ही डेवलप करने के लिए रामायण सर्किट जो है वो डेवलप करने की तैयारी की गई और की जा रही है और उसे बहुत तेजी से इसके साथ काम किया जा रहा है। रामायण सर्किट के अंदर सीधी सी बात है, अयोध्या, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, नंदीग्राम, महेंद्रगिरी पर्वत, जगदलपुर से लेकर जहां जहां रामेश्वरम, भद्राचल और जो भी इलाके हैं जहां जहां श्री रामचंद्र जी के पांव पड़े या जो रामायण के अंदर प्लेसेस दिखाई देते हैं उन सबको डेवलप करते हुए जनकपुर जहां सीता माता का जन्म हुआ और श्री रामचंद्र की ससुराल है वहां तक का यानी नेपाल को भी रामायण सर्किट के अंदर जोड़ दिया गया। यानी टूरिज्म के 2 सेक्शंस को नेपाल के साथ कनेक्ट किया गया और पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं या जहां जहां हिंदू बसे हुए हैं वो लगभग 1 महीने के टूर पर आए और रामायण से जुड़ी जितनी भी जगह हैं उन सबको घूमें, वहां जाएं, घूमें, विजिट करें और उसके बाद पैसा खर्च करें। यहां टूरिस्ट डिप्लोमेसी का बेनिफिट ये होगा कि जो पैसा चाइना
सीधे सीधे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च कर रहा है। इंडिया के साथ जुड़ने के बाद ये टूरिज्म वाला पैसा जो है डायरेक्ट आम आदमी की पॉकेट में जाएगा और आम आदमी के इमोशंस को बढ़ाएगा और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है वो यहां पर इंडिया की साफ नजर आएगी। ये तो था एक एफर्ट नेपाल के साथ एक तरीके के उसको जोड़ना, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अगर मोदी जी का देखा जाए तो वो आपको इस लाइन में टाइम्स नाउ की इस खबर के अंदर साफ नजर आएगा कि पीएम मोदी टू विजिट नेपाल, स्किप एयरपोर्ट बिल्ट बाय चाइना। जो चाइना ने एयरपोर्ट डेवलप किया था उसे स्किप करना और सीमेंटिंग टाइज विद काठमांडू एंड मैसेज टू बीजिंग। मैसेज क्या है कि भाई असलियत में मजे की बात यह है आज उस एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन था। ये मास्टर स्ट्रोक है कि आज उस एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन था। वहां अगर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होता पूरी दुनिया को मैसेज जाता कि वो बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं वहां से चाइना का जो इंपैक्ट था वो बुद्धिस्ट वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा क्रिएट होता। लेकिन आज के दिन पीएम मोदी के विजिट की वजह से पूरी दुनिया की जो भी डिप्लोमेसी है या पूरी दुनिया की जो भी खबरें हैं वो लुम्बिनी विलेज के ऊपर, जहां जहां बुद्धिस्ट लुम्बिनी विलेज को देख रहे होंगे वो सारे प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं और वहां ग्लोरीफाई मामले को कर दिया गया। नतीजा ये हुआ, और सबसे बड़ी बात उस एयरपोर्ट पर नहीं उतरे जो चाइना ने बनाया, बल्कि कुशीनगर जो इंडिया में है वहां से एक हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पर पहुंचे, हेलीकॉप्टर के थ्रू लुम्बिनी विलेज पहुंचे और पूरे का पूरा बखान कर दिया बुद्ध सर्किट के नाम का। यानी ये एक पार्ट था और बीजिंग को मैसेज था कि आप जो ताकत लगा रहे हैं उसमें अगर आप इंडिया का कॉपरेशन चाहते हैं तो कम से कम इंडिया के कॉपरेशन के लिए आप किसी भी तरीके से इंडिया को इग्नोर ना करें, बल्कि इंडिया को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। वहां आपने $3 बिलियन का जो एयरपोर्ट बनाया है, ये पूरी इन्वेस्टमेंट इंडिया कोशिश कर सकता है या चाहे तो इस समय पर उसका सारा ट्रैफिक अपने एयरपोर्ट्स पर लाकर चाइना के उस एयरपोर्ट की उस पार्ट को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है। ये चाइना को खुले तौर पर मैसेज था कि इंडिया भले ही उस कंपटीशन में नॉकड डाउन हुआ, यानी एक बार एक जो खेल का जो एक साइकिल था वो हारा, नॉक आउट नहीं हुआ, अभी भी वहां मौजूद है और पूरी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को नेपाल के साथ मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और उस कोशिश के चलते चाइना को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ये रियलिटी है, क्योंकि इस समय पर चाइना जो है वो बुरे तरीके से अपनी ही इंटरनल सिचुएशंस में फंसा हुआ है और नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों को, खासकर नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को बीच मझधार में छोड़ चुका है। अब इसका आगे मामला क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन रियलिटी यही है कि मोदी जी का ये जो पार्ट है इसने पूरी की पूरी सिचुएशन को पलट के रख दिया है और चाइना के $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की शाइन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और नेपाल और इंडिया के रिलेशंस अगर इस बुद्धिस्ट सर्किट के नाम पर डोमिनेट करते हैं तो यकीन मानिए उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि नेपाल इंडिया टाइज मजबूत होंगे और नेपाल इंडिया के और ज्यादा करीब आएगा और भाई भाई के रिलेशंस में जो थोड़ी बहुत खटास आ गई थी वो खटास दूर कर दी जाएगी। इसका एक स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी आया कि असलियत में वो इन टाइज को बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि वो इन टाइज, नेपाल इंडिया टाइज को बढ़ाना चाहते हैं और खासकर बुद्धिज्म के नाम पर जिस तरीके से मेहनत की जा रही है उसका रिलेशन अच्छा जाएगा। आपको पीछे स्क्रीन के ऊपर वो पूरे का पूरा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारे प्रधानमंत्री जी की फॉरेन पॉलिसी का, नेपाल पॉलिसी का एक पार्ट था जिसमें चाइना का नेपाल प्लान फेल होता हुआ यहां नजर आ रहा है। आगे क्या होगा दोस्तों वो वक्त बताएगा, किस हद तक सिचुएशन जाती है वो भी समय समय पर हम कवर करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जरूर लिखें और साथ में अपने वीडियो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि
आपको भी फायदा और हमारे को भी मोटिवेशन मिले। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।